जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सबकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। आगामी 2 महीने में सही 2 महीने से भी कम समय बचा हुआ है, जबकि आपकी उत्तर प्रदेश पीसीएस 2023 की प्रारंभिक परीक्षा है। तो उसी क्रम में हमने ये जो पीसीएस यूपी पीसीएस के लिए ये ऑनलाइन क्रैश कोर्स प्रोवाइड करा रहे हैं हम लोग, उसमें हम लोग इकोनॉमी की शुरुआत करते हैं। शुरुआत करने से पहले थोड़ा हम इसके बारे में देख लेते हैं, हल्की सी जानकारी। अगर हम लोग अर्थशास्त्र की बात करें, इकोनॉमी मीन्स इकोनॉमिक्स, ठीक। यदि हम लोग अर्थशास्त्र की बात करें तो गुड्स एंड सर्विसेज के उत्पादन, वितरण और उपभोग के अध्ययन को हम लोग क्या करते हैं, इकोनॉमिक्स कहते हैं। और ये घटनाएं, उत्पादन, उपभोग या वितरण, ये जो घटनाएं हैं, ये जो काम है, ये जहां घटित होता है, जिस स्थान पे या जिस भू क्षेत्र में, जिस सीमा क्षेत्र में, उसे हम क्या कहते हैं, इकोनॉमी कहते हैं, ठीक। अगर हम बात करें अर्थशास्त्र के पिता की या जनक की, तो ये एडम स्मिथ महोदय हैं। एडम स्मिथ महोदय हैं। इन्होंने एक पुस्तक लिखा, वेल्थ ऑफ नेशन। बहुत ही बहुप्रचलित नाम है वेल्थ ऑफ नेशन। पुस्तक का नाम बहुत लंबा है, लेकिन बहुप्रचलित नाम वेल्थ ऑफ नेशन। कब? 1776 में, 1776 में इन्होंने एक बुक लिखा और उससे माना जाता है कि आधुनिक अर्थशास्त्र की शुरुआत हुई। जब इन्होंने ये बुक लिखा, तो ये बुक कब लिख रहे हैं, ये 18वीं सदी में ये बुक लिख रहे हैं। और 19वीं सदी तक मतलब लगभग 1890 तक क्या माना जाता था, जो अर्थशास्त्र था, ये अर्थशास्त्र, इसको हम लोग राज्य अर्थव्यवस्था या पॉलिटिकल इकोनॉमी नाम से जानते थे। फिर उसके बाद एक महोदय आते हैं, मार्शल महोदय। ये 1890 में ये एक बुक लिखते हैं, प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स, ठीक। इसी बुक के बाद ये विषय जो है राज्य अर्थव्यवस्था नाम से परिवर्तित होकर अर्थशास्त्र नाम से जाना जाने लगा, ठीक। अब अर्थशास्त्र ग्रीक वर्ड इकोनॉमिया से निकला हुआ है, ठीक। चलिए आगे चलते हैं। अगर हम बात करें, थोड़ा आगे आते हैं, आफ्टर ग्रेट डिप्रेशन ड्यूरिंग 1930, ठीक है, तीसा की महामंदी के दौरान क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ, इकोनॉमिक्स जो था ये 2 भागों में, मेनली 2 भागों में डिवाइड किया गया, माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक। अगर हम माइक्रो इकोनॉमिक्स के फादर की बात करें, जनक की बात करें, तो अल्फ्रेड मार्शल महोदय हैं। और अल्फ्रेड मार्शल महोदय वेलफेयर इकोनॉमिक्स के भी जनक हैं। वेलफेयर इकोनॉमिक्स के भी जनक हैं, याद रखिएगा, परीक्षा में प्रश्न पूछा गया है। और अगर हम माइक्रो इकोनॉमिक्स की बात करें, माइक्रो का जो वर्ड होता है व्यष्टि, ठीक, व्यष्टि या अत्यंत सूक्ष्म, क्या, अत्यंत सूक्ष्म, ठीक। तो अब हम इकोनॉमिक्स में, यदि हम इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, तो अत्यंत सूक्ष्म क्या है, उपभोग कौन करेगा, एक व्यक्ति करेगा या एक परिवार करेगा, ठीक है, अत्यंत सूक्ष्म स्तर पे। तो अगर हम यहां पे बात करें, व्यक्तिगत उत्पादक या उपभोक्ता का जो डिसीजन होगा वह माइक्रो इकोनॉमिक्स का हिस्सा होगा। अत्यंत निचले स्तर पे हम इकोनॉमी का अध्ययन कर रहे हैं, तो ये माइक्रो इकोनॉमिक्स का हिस्सा होता है। कोई व्यक्तिगत निर्णय कि किसी व्यक्ति को कोलगेट का पेस्ट यूज करना है कि डॉबर का करना है, ठीक है, ये व्यक्तिगत डिसीजन हुआ। अगर हम मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात करें, तो इसके जनक जो है किन्स महोदय हैं, किन्स महोदय हैं। और ये जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है, इसका जो अर्थ होता है हिंदी में, ये होता है समष्टि। समष्टि मतलब संपूर्ण, ठीक है, बहुत बड़ा, बृहत, ठीक, बृहत, संपूर्ण। जब हम किसी समाज, किसी अर्थव्यवस्था की संपूर्णता में उसके इकोनॉमी, उसके आर्थिक व्यवस्था का अध्ययन करते हैं, तो वह मैक्रो इकोनॉमिक्स का हिस्सा हो जाता है। और मैक्रो इकोनॉमिक्स के जनक कौन है, जेएम किन्स, ठीक है। और अगर हम बात करें कि कुछ घटनाक्रम, कुछ आर्थिक घटनाक्रम, कुछ आर्थिक परिस्थितियां, तो जैसे मान लीजिए मुद्रास्फीति मतलब इन्फ्लेशन, इकोनॉमिक ग्रोथ, बेरोजगारी, गरीबी, ये सब जो है, ये जब इन सब का जब हम अध्ययन करते हैं, तो ये मैक्रो इकोनॉमिक्स का हिस्सा होते हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स का हिस्सा होते हैं। क्यों? क्योंकि मुद्रास्फीति से कोई एक व्यक्ति, अकेला व्यक्ति नहीं प्रभावित होता, बल्कि पूरा देश या पूरा समाज प्रभावित होता है।
आर्थिक समृद्धि भी पूरे समाज में एक साथ आती है, पूरे देश में एक साथ आती है, ठीक है। बेरोजगारी से भी कोई एक व्यक्ति अगर कहा जाए कि प्रभावित होता है तो नहीं होता, बल्कि पूरा देश प्रभावित होता है। चलिए, एक तीसरा कोर टॉपिक है इकोनॉमिक्स का जो जनरली हम लोग कम यूज करते हैं या कम पढ़ते हैं, ठीक है, इकोनोमेट्रिक्स। ये क्या है? ये अप्लाई करता है क्या? स्टैटिस्टिकल एंड मैथमेटिकल मेथड्स इन इकोनॉमिक एनालिसिस, ठीक है। सांख्यिकी और गणितीय प्रक्रियाओं, गणितीय गतिविधियों, गणितीय पद्धतियों का यूज करता है किसके? आर्थिक विश्लेषण में। तो वह क्या हिस्सा होता है? वह इकोनोमेट्रिक्स का हिस्सा हो जाता है। चलिए आगे चलते हैं। अब टाइप्स ऑफ इकोनॉमी की अगर हम बात करें तो कुछ महत्वपूर्ण टाइप्स हैं, परीक्षाओं में अक्सर पूछे जाते हैं, ठीक। तो पहला जो टाइप्स है ट्रेडिशनल या पारंपरिक अर्थव्यवस्था। इसमें क्या होता है? बार्टर सिस्टम होता है, वस्तु विनिमय होता है, और सबसे खास बात यह है कि इसमें अधिशेष उत्पादन नहीं होता है। ध्यान रखना है, अधिशेष उत्पादन नहीं होता है, मतलब जितनी जरूरत है, जितनी आवश्यकता है, उतना ही उत्पादन किया जाएगा, ठीक। दूसरा जो महत्वपूर्ण टाइप है वो है क्लोज्ड इकोनॉमी या बंद इकोनॉमी। इसमें क्या होता है? एक घरेलू सीमा, ठीक है, एक घरेलू सीमा या एक निश्चित भू क्षेत्र के अंतर्गत क्या होता है? उसमें एक्सटर्नल इंपोर्ट या एक्सपोर्ट नहीं होता है, आयात निर्यात, कोई भी बाह्य आयात या निर्यात का अभाव होता है, तो वो क्लोज्ड इकोनॉमी कही जाती है, ठीक। ओपन इकोनॉमी, खुली इकोनॉमी, एक्सटर्नल इंपोर्ट और एक्सपोर्ट इसमें क्या हो जाता है? शामिल हो जाता है, ठीक। वो ओपन इकोनॉमी या खुली इकोनॉमी होती है। अगर हम बात करें भारत के संदर्भ में तो 1990 से पहले जो भारत की अर्थव्यवस्था मानी जाती थी कि वो क्लोज्ड इकोनॉमी है, 1990 के बाद भारत की अर्थव्यवस्था मानी जाती है लिबरलाइजेशन के बाद कि वह ओपन इकोनॉमी है, ठीक। चलिए, अब अन्य महत्वपूर्ण जो टाइप्स हैं यह है मार्केट इकोनॉमी या बाजार अर्थव्यवस्था, ठीक। मार्केट इकोनॉमी या बाजार अर्थव्यवस्था। अगर इस अर्थव्यवस्था या इस प्रकार की बात करें तो इसका जो रूट है, रूट मतलब कहां से यह उपजा है, तो यह एडम स्मिथ का जो वेल्थ ऑफ नेशन बुक था उससे यह उपजा है। और एडम स्मिथ अपने पुस्तक में ये जो मार्केट इकोनॉमी है इसको क्या टर्म देते हैं? द सिस्टम ऑफ नेचुरल लिबर्टी, ठीक। नेचुरल लिबर्टी मीन्स कि वहां की जहां पे ये व्यवस्था है, यदि किसी देश की व्यवस्था लेसेस फेयर की पॉलिसी फॉलो कर रही है, मतलब सीमित दखल की पॉलिसी फॉलो कर रही है, उसका जो कार्य है केवल नियमों का निर्माण तक है, नियम का निर्माण सरकार करेगी, बाकी उस नियम के आधार पर गतिविधियां उस देश के या उस अर्थव्यवस्था की अन्य फर्म्स करेंगे, व्यक्ति करेंगे, तो वो मार्केट इकोनॉमी कही जाएगी। ये आगे चलकर इसको अगर हम देखें दो भागों में डिवाइड होता है। पहला कैपिटलिस्ट या पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। ये पूंजीवादी अर्थव्यवस्था मार्केट इकोनॉमी का ही हिस्सा है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है? बेसिकली जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है या मुक्त बाजार अर्थव्यवस्था है, ठीक, इसमें बहुत नॉमिनल सा फर्क है कि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में क्या होता है, ये जो फोकस करते हैं, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी जो फोकस करता है ये क्रिएशन ऑफ वेल्थ पे फोकस करते हैं, ठीक है। वो उसको क्या करते हैं? स्वामित्व रखते हैं, धन का स्वामित्व रखते हैं, संकेंद्रण करते हैं, संचय करते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है? मार्केट मोनोपोली होती है। जब मार्केट मोनोपोली होगी तो वहां पे क्या होगा? प्रिवेंट्स, क्या कंपटीशन नहीं होगा, वहां पे मोनोपोली होगी तो वो प्रिवेंट्स कंपटीशन करेंगे, कंपटीशन प्रतिस्पर्धा का अभाव होगा। अगर सबसे पहली बार अगर बात करें कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहां अपनाया गया, तो यूएसए में अपनाया गया। कब अपनाया गया? तो 1777 में अपनाया गया, 1777 में अपनाया गया। चलिए दूसरे टाइप पे आते हैं। दूसरे टाइप पे हम लोग बात कर लेते हैं, फ्री मार्केट या मुक्त बाजार अर्थव्यवस्था। इसमें क्या होता है? ये करते क्या है? ये ट्रांसफॉर्म करते हैं, पैसा इनके पास आया, ये फिर क्या करेंगे? उसको मार्केट में लगाएंगे। तो इसके कारण क्या होगा? यहां पे मार्केट मोनोपोली नहीं होती है, ध्यान रखना है, इसमें मोनोपोली नहीं होती है, ठीक है। तो जब मोनोपोली किसी की नहीं होगी तो वहां पे क्या होगा? कंपटीशन होगा, ठीक है, कंपटीशन होगा, हेल्दी कंपटीशन होगा। ये मेन अंतर है, ठीक है, कंपटीशन होगा। चलिए अब हम अगले पे आते हैं, नॉन मार्केट इकोनॉमी या गैर बाजार अर्थव्यवस्था। ये क्या है? इसका जो रूट है यह कार्ल मार्क्स में है। कार्ल मार्क्स के विचारों से इसका रूट मिलता है, गैर बाजार अर्थव्यवस्था। इसको हम लोग कई बार स्टेट
इकोनॉमी कहते हैं, कमांड इकोनॉमी कहते हैं, सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी कहते हैं। अब ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें होता क्या है कि जैसे हमने देखा था बाजार अर्थव्यवस्था या मार्केट अर्थव्यवस्था में गवर्नमेंट क्या करती है, केवल रेगुलेशन बनाती है, लेकिन प्रोड्यूसर एंड सप्लायर क्या होती है, मार्केट होती है, अन्य लोग होते हैं, ठीक है, गैर नॉन गवर्नमेंटल लोग होते हैं। लेकिन नॉन मार्केट इकोनॉमी में, जिसको हम लोग स्टेट इकोनॉमी भी कहते हैं, इसमें क्या होता है, गवर्नमेंट तीनों काम करती है, रेगुलेशन भी बनाती है, प्रोड्यूस भी करती है और सप्लाई भी करती है। तो इस तरीके से इसमें हम देखते हैं कि इसमें पब्लिक सेक्टर मींस गवर्नमेंट का इसमें क्या होता है, डोमिनेंस करता है। डोमिनेंस किसका होता है? गवर्नमेंट का होता है। और मार्केट इकोनॉमी में किसका गवर्नमेंट होता है? प्राइवेट का डोमिनेंस होता है, ठीक। तो अब आगे ये चूंकि रूट इसका कार्ल मार्क्स से है, तो आगे ये नॉन मार्केट इकोनॉमी दो भागों में डिवाइड होती है, दो थॉट्स इसके डिवाइड होते हैं। पहला क्या है? सोशलिस्ट, और दूसरा क्या है? कम्युनिस्ट। तो अब हम लोग सोशलिस्ट के बारे में देख लेते हैं, कम्युनिस्ट के बारे में देख लेते हैं। थोड़ा थोड़ा इसमें चेंज है, बहुत हल्का सा डिफरेंस है, माइनर डिफरेंस है, लेकिन बहुत बड़ा डिफरेंस है। सोशलिस्ट क्या कहता है? हैविंग ऑनरशिप कंट्रोल ऑन ओनली नेचुरल रिसोर्सेज। सोशलिस्ट इकोनॉमी केवल नेचुरल रिसोर्सेज पे अपना कंट्रोल रखता है, स्वामित्व का कंट्रोल रखता है। अगर बात करें कि सबसे पहले किसने इसे अपनाया, तो बोल्शेविक्स के द्वारा इसे 1919 में सबसे पहली बार एक्स यूएसएसआर ने इसे अपनाया था, सोशलिस्ट इकोनॉमी, ठीक है। अब अगर हम कम्युनिस्ट इकोनॉमी की बात करें तो ये क्या करते हैं? सोशलिस्ट केवल किस पे? नेचुरल रिसोर्सेस पे अपना कंट्रोल रखता है, ऑनरशिप कंट्रोल रखता है, जबकि जो कम्युनिस्ट होते हैं ये नेचुरल रिसोर्सेस के साथ साथ लेबर पर भी क्या रखते हैं? कंट्रोल रखते हैं, ऑनरशिप कंट्रोल रखते हैं। अगर हम कम्युनिस्ट इकोनॉमी की बात करें कि सबसे पहले किसने अपनाया था वर्ल्ड में, तो सबसे पहले चाइना ने कब अपनाया था? 1949 में इसे सबसे पहली बार अपनाया था। चलिए आगे चलते हैं। अगला जो हमारा इकोनॉमिक व्यवस्था है वो है मिक्स्ड इकोनॉमी या मिश्रित इकोनॉमी। बहुत लोकप्रिय है, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है, ठीक है। क्यों पूछा गया है? क्योंकि भारत इसी इकोनॉमी से संदर्भ रखता है। अच्छा, सबसे पहली बार मिश्रित इकोनॉमी का सजेशन किसने दिया था? तो जॉन मेनार्ड किन्स महोदय ने इसको सबसे पहली बार सजेस्ट किया था। कौन सी परिस्थितियां थी? तो जब 1930 का डिप्रेशन, ग्रेट डिप्रेशन होता है, तो उसके बाद इकोनॉमी को उबरने के लिए, ठीक है, ये सुझाव देते हैं किन्स महोदय कि कुछ जो मार्केट इकोनॉमी है, मार्केट इकोनॉमी में कुछ नॉन मार्केट इकोनॉमिकल ट्रेट्स को इंक्लूड किया जाए, तो वहां से इसका क्या होता है? इवॉल्व होता है, ठीक है, वहां से इस मिश्रित इकोनॉमी का इवॉल्व होता है। अगर सबसे पहली बात करें तो इसको फ्रांस ने 1944 में अपनाया था, 1944 में अपनाया था, और 1990 के बाद इंडिया ने इसको मिश्रित इकोनॉमी को अपनाया, ठीक। इसमें होता क्या है? इसमें होता क्या है? गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर का इसमें अद्भुत समन्वय होता है। कुछ चीजें, कुछ आवश्यक मूलभूत चीजें जैसे रक्षा हो गया, परिवहन हो गया, इस पे गवर्नमेंट अपना कंट्रोल रखती है, कई बार आंशिक कंट्रोल रखती है, और बाकी चीज क्या होता है? निजी क्षेत्रों के हाथ में होता है, ठीक है। अद्भुत समन्वय होता है। जो लीस्ट डेवलप्ड कंट्री है और डेवलपिंग कंट्री है, उनमें यह सबसे फेमस या सबसे प्रचलित अर्थव्यवस्था का प्रारूप है, ठीक। चलिए आगे चलते हैं। सेक्टर ऑफ इकोनॉमी की अगर हम बात करें, महत्वपूर्ण टॉपिक, परीक्षाओं में बहुत अच्छा, यहां से आपको कुछ नए टर्म्स भी मिलेंगे, ठीक है, बहुत संक्षिप्त में जो प्रश्न परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, केवल उन फैक्ट्स पे हम लोग बात करेंगे, ठीक है। विस्तार से कभी बाद में बात करी जाएगी। अगर हम लोग बात करें सेक्टर ऑफ इकोनॉमी की, तो बेसिकली 3 सेक्टर होते हैं, लेकिन आगे चल के इसको डिवाइड कर दिया गया इकोनॉमिक्स के द्वारा 5 सेक्टर में। बेसिकली वो 5 सेक्टर नहीं होते हैं, तीसरे सेक्टर के ही 2 उपखंड और होते हैं, ठीक है, सब सेक्टर होते हैं। चलिए, पहला है प्राइमरी सेक्टर, ठीक है, इसको हम लोग यहाँ पे शॉर्ट में फर्स्ट लिख दे हैं, सेकंड थर्ड ऐसे आगे लिखते चले जाएंगे, ठीक। अब ये बेसिकली फोकस्ड करता है किसे? जो रॉ मटेरियल्स होते हैं, रॉ मटेरियल्स प्रोड्यूसर्स जो होते हैं, वो बेसिकली प्राइमरी सेक्टर्स के लोग होते हैं, ठीक। मतलब आपका एग्रीकल्चर हो गया, ठीक है, एग्रीकल्चर हो गया,
आपका फॉरेस्ट हो गया, मछली पालन हो गया, ठीक है, ये सब क्या है, ये सब प्राइमरी सेक्टर्स के वर्क है। तो यहां पे जो काम करते हैं, जो प्राइमरी सेक्टर्स में जो वर्कर काम करते हैं, इनको क्या कहते हैं, तो इनको टर्म दिया जाता है रेड कॉलर वर्कर, ठीक है, रेड कॉलर वर्कर इनको टर्म दिया जाता है। ये बेसिकली रॉ मटेरियल प्रोड्यूसर होते हैं। अब हम सेकेंड सेक्टर की बात करें तो ये क्या करते हैं, ये प्राथमिक सेक्टर के द्वारा जो रॉ मटेरियल उत्पादित किया जाता है उनको क्या करते हैं, अपने उद्योगों में प्रयोग करते हैं। निर्माण और विनिर्माण क्षेत्र इसमें शामिल होता है और यहां पर जो कार्य करते हैं इनको कहते हैं ब्लू कॉलर वर्कर। क्या कहते हैं, ब्लू कॉलर वर्कर कहते हैं, ठीक। तीसरे सेक्टर की बात करते हैं। तीसरे सेक्टर में क्या होता है, बेसिकली ये प्रोवाइड्स हेल्प टू फर्स्ट एंड सेकेंड सेक्टर, मतलब प्राथमिक और सेकेंडरी सेक्टर को ये क्या करते हैं, सहायता प्रोवाइड करते हैं। सहायता मीन्स सेवा प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो इनके जो ये सेवा प्रोवाइड करते हैं या ये जो सेक्टर में काम करते हैं इनको क्या कहते हैं, व्हाइट कॉलर वर्कर इनको कहते हैं, ठीक। आगे चलकर इसी थर्ड सेक्टर को, जो थर्ड सेक्टर है या जो हमारा तृतीय क्षेत्र है, इसको दो सब सेक्टर्स में डिवाइड किया गया, ठीक। चतुर्थ सेक्टर ये क्या होता है, इसको नॉलेज सेक्टर भी कहते हैं, नॉलेज सेक्टर भी कहते हैं, क्योंकि ये बेसिकली नॉलेज बेस्ड यहाँ पे काम होता है। जैसे बहुत सारे कार्य, जैसे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड हो गया, रिसर्च से रिलेटेड हो गया, एडवाइस से रिलेटेड हो गया, तो ये कार्य होता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, नॉलेज सेक्टर भी कहते हैं और इसको चतुर्थक सेक्टर भी कहते हैं। चलिए, जो अगला उपखंड है थर्ड सेक्टर का, इसको हम लोग पंचम सेक्टर भी कई बार कहते हैं और यहां पर जो काम करते हैं गोल्ड कॉलर वर्कर्स होते हैं। अब ध्यान रखिएगा, गोल्ड वर्ड पे ध्यान रखिएगा, यहां से एक चीज और मैं बताऊंगा, ठीक है। गोल्ड कॉलर वर्कर्स होते हैं, ये असल में होते कौन है, ये टॉप मैनेजमेंट के लोग होते हैं किसी इकोनॉमी में। आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं तो वहां का जो सबसे टॉप मैनेजमेंट है वो गोल्ड कॉलर वर्कर कहे जाएंगे, ठीक है। ये करते क्या है, इनका काम होता है टेकिंग डिसीजन। सरकार में जो आपके सचिव है, जो मंत्री हैं, ठीक है, ये गोल्ड कॉलर वर्कर्स कहे जा सकते हैं, ठीक। अच्छा, गोल्ड कॉलर सबसे महंगा, सामान्य तौर पे महंगी धातु है। तो यहाँ पे जो कार्य करते हैं, यहाँ पे जो लोग कार्य करते हैं, ये उच्च कौशल का प्रदर्शन करते हैं, उच्च भुगतान प्राप्त करते हैं, ये इसकी विशेषता है। एक और वर्ड मिलता है, एक और, पिंक कॉलर वर्कर। पिंक कॉलर वर्कर उनको कहते हैं, उन सामान्य प्रशिक्षित लोगों को कहते हैं जो सामान्य तौर पर महिलाओं का कार्य माने जाने वाले कार्य को करते हैं, ठीक। इसमें नर्स आ गए, रिसेप्शनिस्ट आ गए, डे केयर वर्कर्स आ जाते हैं इसमें। पिंक कॉलर वर्कर ये हो गए। चलिए अगले पे चलते हैं। अगला, कई बार हम लोग इकोनॉमिक ग्रोथ और इकोनॉमिक डेवलपमेंट में हम लोग अंतर नहीं कर पाते, तो सामान्य से परीक्षाओं में ये प्रश्न भी पूछे जाते हैं, तो हल्का सा इनको भी देख लेते हैं। अगर हम आर्थिक समृद्धि या इकोनॉमिक ग्रोथ की बात करें तो आर्थिक समृद्धि का मतलब क्या होता है, समृद्धि का मतलब क्या होता है, उत्पादन में वृद्धि, ये इसका अर्थ होता है। उत्पादन में जब वृद्धि होगी तो ध्यान दीजिएगा, ये हर समय वृद्धि ये हो रही है तो ये एक आयामी होता है, एक दिशा में जा रहा है, मतलब एक दिशीय होता है या एक आयामी होता है। अगर उत्पादन में वृद्धि होगी तो हम लोग इसको जीडीपी के द्वारा हम लोग कैलकुलेट करेंगे। आगे हम लोग जब राष्ट्रीय आय पढ़ेंगे तो उसमें हम लोग जीडीपी के बारे में बात करेंगे। तो यह मात्रात्मक होता है या गणनात्मक होता है, क्योंकि जीडीपी को हम लोग क्या कहते हैं, काउंट कर सकते हैं, ठीक हो, ठीक, काउंट कर सकते हैं। तो मात्रात्मक या गणनात्मक प्रकृति का भी होता है और विकास के बिना भी संभव है। जरूरी नहीं कि आर्थिक समृद्धि तभी हो जबकि आर्थिक डेवलपमेंट हो, इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो, बल्कि उसके बिना भी संभव है। अब देखिए इसके कुछ एग्जाम्पल क्या है, जीडीपी, जीएनपी, पर कैपिटा इनकम, इसके एग्जाम्पल है आर्थिक समृद्धि के। अगर हम लोग आर्थिक विकास के बारे में बात करें तो इसका मतलब होता है लोगों के सामान्य जीवन में परिवर्तन, व्यक्ति को अच्छा भोजन मिलना, अच्छा स्वास्थ्य मिलना, अच्छा जीवन शैली होना व्यक्ति का, ये आर्थिक विकास का घटक है, ठीक है। लोगों के सामान्य जीवन में परिवर्तन, यह बहुआयामी होता है। कोई एक व्यक्ति है, मान लीजिए कोई एक व्यक्ति है,
उसको एजुकेशन भी मिल रहा है, उसको स्वास्थ्य भी मिल रहा है, उसको अच्छी हवा मिल रही है, अच्छा पानी मिल रहा है, उसको अच्छा भोजन मिल रहा है, तो ये बहुआयामी हो गया, कई दिशीय हो गया, बहुदिशीय हो गया। ठीक है, इसको कैलकुलेट नहीं किया जा सकता, ये गुणात्मक होता है। कई बार यह समृद्धि के बिना, जैसे विकास जो है, जो समृद्धि है वह विकास के बिना संभव है, लेकिन जो विकास है वह समृद्धि के बिना क्या है, असंभव है। क्योंकि जैसे जैसे हमारी उत्पादन में वृद्धि होगी, हमारी जीडीपी बढ़ेगी, हम अपने लोगों को और सुविधाएं पहुंचा सकते हैं, लोगों को और सुविधा प्रदान कर सकते हैं। ठीक है, अब आर्थिक विकास का क्या वो है, आर्थिक विकास का अगर हम अंग देखें तो इसका अंग है एचडीआई। ठीक है, इसका अंग है एचडीआई। ठीक है, तो चलिए अच्छा एक और है, ये है आर्थिक विकास के प्रमुख तत्व, थोड़ा इसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। परीक्षाओं में पूछा गया है, तो आर्थिक विकास, पूंजी संचयन इसका प्रमुख तत्व है, तकनीकी सुधार होगा, जनसंख्या में परिवर्तन होगा, विशेषीकृत श्रम विभाजन होगा, उद्यमशीलता बढ़ेगी, प्राकृतिक संपदा का प्रत्यक्ष योगदान मिलता है। हम लोग और तरीके से, जैसे हम लोग तकनीकी सुधार हमारे पास होगा तो हम लोग प्राकृतिक संपदा का क्या कर सकते हैं, उपयुक्त दोहन कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ हमारी आज की ये श्रृंखला यहीं पे समाप्त होती है। हम कल फिर हम आपके सामने कुछ नए प्रश्नों के साथ आएंगे, चूंकि आज हमने ये हल्का सा अध्ययन कर लिया इसके बारे में, तो इससे संबंधित जो प्रश्न रहेंगे हम उसको कल लेकर आपके सामने आएंगे। तो चलिए हमारे साथ बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।